Hi there, welcome to CBS Smart Classes. Here you will be learning Hindi, English, Math, Science, SS, pretty much all the subjects of from class 9th to class 12th. Today we would be learning the third level. This is the first chapter of Vistas of CBSE class 12. It is written by Jack Finney. In this particular chapter, today's lesson, in today's lecture, today's video, we would be only talking about the summary of the chapter, the third level by Jack Finney. For line-by-line explanation of this chapter, you can go ahead and watch my previous video. That is an elaborate video about this chapter. And now, let's start the summary of this chapter. In this story, we have a protagonist, the main lead, that is Charlie. He's 31 years old, and he works in in an office. He's an ordinary guy, just the guy next door, and there is nothing very different in his character. The only thing which is different is that the experience that he had recently. So basically ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से आने के लिए वो ट्रेन का यूज़ करता है, सबवे का यूज़ करता है अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने घर आने के लिए, जैसे कि आमतौर पे हर व्यक्ति करता है। जैसे दिल्ली में आमतौर पे हम लोग जाते हैं या कहीं पर भी मेट्रो का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो एक सबवे का इस्तेमाल करता है। अब इस स्टोरी को समझने के लिए दो चार चीज़ें हम बताते हैं कि ये एक्चुअली इसकी सेटिंग क्या है, मीन्स ये स्टोरी जो है ये कहाँ पे बेस्ड है, क्या उसकी सेटिंग है। ये स्टोरी यूएस में बेस्ड है और ये 20th सेंचुरी मीन्स समवेयर अराउंड 19s में ये स्टोरी बैठी है, मीन्स वहाँ की है। और इस स्टोरी में बहुत बार जैक फिनी इस तरीके से इस स्टोरी को उन्होंने लिखा है कि जो इसका प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो कभी कभी ऑडियंस से बात कर रहा है, कभी कभी हमसे बात कर रहा है एज अ रीडर, एंड और कभी कभी अपने पास्ट में चला जाता है और कभी अपनी स्टोरी को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। इस स्टोरी को ठीक से समझने के लिए मैं अगर किसी मूवी का एग्जांपल दूं तो वो होगी लव आजकल में। जैसे उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपको करंट टाइम में भी अपनी स्टोरी सुना रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, और फिर वो पास्ट में भी चला जाता है और पास्ट में जाने के बाद वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टोरी। इसमें होता क्या है, इसमें इस तरीके से दिखाया है कि जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है वो एक दिन रात में उसको काफ़ी टाइम हो जाता है ऑफिस में, और फिर वो ऑफिस से निकलता है और ऑफिस से निकलने के बाद वो ट्रेन लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भाई मैं ट्रेन लूँ और ट्रेन लेकर मैं जाता हूँ घर। और घर जाते वक्त जब वो ट्रेन लेता है क्योंकि उससे जल्दी पहुंच जाएगा, वाइफ का नाम है लुइसा। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम चार्ली है और उसकी जो वाइफ है उसका नाम लुइसा है। चार्ली 31 ईयर्स का है और वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी का है। ये दोनों आम आदमी हैं, चार्ली और उसकी बीवी आम लोग हैं। वो जब घर जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अब आज मुझे बहुत देर हो गई है तो चलो एक मेट्रो ले लेता हूँ और मेट्रो लेकर मैं घर पहुँच जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। फिर वो जाता है और मेट्रो में यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन जिसका जिक्र किया है वो है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये यूएस में न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। This is the Grand Central Railway Station. Grand Central Railway Station में वो जाता है। इट्स अ वेरी बिग रेलवे स्टेशन और वहाँ पर वो आमतौर पे खो ही जाता है क्योंकि इट्स और एक बार वो खोया तो वो रूजवेल्ट के होटल में लॉबी में वो रास्ता निकल रहा था और वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा। एक बार खोया, एक बार की बात है कि जब वो उस रास्ते में गया तो वो एक तरीके से सबवे है क्योंकि नीचे ज़मीन के सुरंग है, तो वहाँ से मैं निकला और वो करीबन 2-3 ब्लॉक आगे जाके तो वो एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला जो 46 स्ट्रीट पे है। 2-3 ब्लॉक आगे 46 स्ट्रीट में वो खुला।
फिर वो यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की जो सुरंगें हैं, जो रास्ते हैं और जो स्टेयर केसेस हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उनकी तुलना एक पेड़ से करता है, पेड़ की जड़ों से करता है। जिस तरीके से पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर बच जाती हैं और वो हमें दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ अंदर चली जाएंगी या गई हैं, और उसी तरीके से वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो वो जा रहा होता है। जाते जाते वो फर्स्ट लेवल पे जाता है, फिर उसके लेवल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, सो अलग अलग लेवल्स हैं। सो पूरे प्रेसिडेंट्स हर जगह के बोलते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल हैं, एवरी प्रेसिडेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी इसी तरीके से होती है कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और सारे प्रेसिडेंट्स स्वेयर कर लेंगे कि भाई जो रेलवे स्टेशन हैं वो सिर्फ 2 लेवल हैं रेलवे स्टेशन के। लेकिन चार्ली कह रहा है कि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। अब 3 लेवल्स कैसे हैं? क्योंकि चार्ली ने खुद 3 लेवल एक्सपीरियंस किया है, जो 3rd लेवल है उसको एक्सपीरियंस किया है, वो वहाँ पे गया है। सो जब वो ट्रैवल करता है, जब जा रहा होता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ट्रेन लेने के लिए अपने घर, तो वो वहाँ पे पहला रेलवे स्टेशन क्रॉस करता है, जहाँ पे आमतौर पे 20th सेंचुरी में बोल रहा है कि यहाँ पे हम ट्रेन मिलती हैं। फिर उसके बाद वो 2nd लेवल क्रॉस करता है। 2nd लेवल में बोलता है कि भाई यहाँ पर आमतौर पे सारे सबर्ब्स के लिए ट्रेन जाते हैं, और फिर ऐसे ही ट्रैवल करते करते वो टेढ़े मेढ़े दाएँ बाएँ मुड़ के नीचे उतर के और फाइनली वो एक ऐसे लेवल पे पहुँचता है जो कि उसे पहले तो लगता है कि मैं क्या घूम फिर के दोबारा 2nd लेवल पर आ गया हूँ। लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है जब वो ध्यान से देखता है कि अरे ये तो 2nd लेवल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। जैसे सब चीज़ जो है वो थोड़े पुराने ज़माने की लग रही हैं, कम टिकट विंडोज़ हैं, 2nd लेवल पे ज़्यादा टिकट के काउंटर्स हैं, यहाँ पे ब्रास के स्पटून्स पड़े हुए हैं, ये जहाँ पीकदानी बेसिकली जहाँ पे लोग थूकते हैं, एंड यहाँ पर जो लाइट है वो भी फ्लिकरिंग है, वो क्योंकि ओपन गैस लाइट है, ओपन फ्लेम गैस लाइट है, जैसे आमतौर पर कैंडल की लाइट फ्लिकर करती है। साथ ही साथ वहाँ पे जो बीच में जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो भी वुड का बना हुआ है, और वो थोड़ा कहते हैं पुराने ज़माने का लग रहा है, ओल्ड लुकिंग लग रहा है। और उसके पीछे जो आदमी बैठा हुआ है उसने ग्रीन कलर का स्पेक्स पहन रखे हैं और ग्रीन कलर के चश्मे पहन रखे हैं, और साथ ही साथ अपनी आस्तीनों को कवर करने के लिए उसने एक स्लीव्स प्रोटेक्टर पहन रखा है, जो कि आजकल आमतौर पे लोग ऐसे नहीं कपड़े पहनते हैं। फिर वो 1-2 लोगों को और देखता है ध्यान से, जब वहाँ पे लोगों को वो नोटिस करता है उनके कपड़े, उनकी वो सारी चीज़ें, तो वो देखता है कि ये कपड़े कुछ इस ज़माने के नहीं हैं जिस ज़माने से वो आया है। वो काफ़ी 1890s के टाइम के लगभग कपड़े हैं पहनी है, लंबी लंबी कलमें हैं, दाढ़ी है, हैंडल बार की तरह उनकी मुस्टाशेज़ हैं, मुस्टाशेज़ मीन्स मूछें और दाढ़ी हैं, और वो उस ज़माने से आता है जहाँ पे लोग इतनी लंबी लंबी दाढ़ी या मूछें या फिर कलमें नहीं रखते हैं। तो फिर वो बोलता है कि भाई पहनने ओढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है, पुराने ज़माने का है, और लग भी बड़ा अजीब सा पुराने ज़माने का ये माहौल लग रहा है। 1819 ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ यहाँ पे। और फिर वो जब ध्यान से देखता है तो ज़्यादातर लोगों के कपड़े ऐसे होते हैं। एक औरत आती है, उसके भी कपड़े पुराने ज़माने के होते हैं, और साथ ही साथ वो जो लोकोमोटिव होता है जिससे वो आ रहा है, फिर वो उसको डाउट होता है, वो कहता है लेट्स गो अहेड एंड फाइंड अ प्रूफ कि वाकई में ये ऐसा है या मेरा मत भ्रम है, ये क्या हो रहा है। तो फिर वो आगे बढ़ता है, वहीं पर एक काउंटर होता है जहाँ पर वो अखबार बेचते हैं। तो अखबार वाले के पास जाकर वो अखबार देखने की कोशिश करता है कि ज़रा अखबार में देखूँ क्या डेट है। तो वहाँ पर उसको एक और सरप्राइज़ या फिर कहें शॉक या फिर प्रूफ मिल जाता है। और फिर वो जब देखता है तो वो अखबार का नाम होता है द वर्ल्ड। एक द वर्ल्ड जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसी तरीके से द वर्ल्ड अखबार होता है। ये जो अखबार है ये आज की डेट में पब्लिश नहीं होता है, ये बहुत सालों पहले पब्लिश हुआ था, अब नहीं पब्लिश होता है। और फिर जब वो ध्यान से उसमें डेट देखता है तो उसको दिखती है 11 जून 1894। सो जब उसको ये 11 जून 1894 दिखती है
तो फिर वो कहता है कि भाई दिस इज़ द डेट, ओ माई गॉड, सो आई एम इन पास्ट, डिड आई ट्रैवल द टाइम, डिड आई मैंने क्या टाइम ट्रैवल कर लिया है क्या, मैं एक नए ज़माने में पहुंच गया हूँ। और मतलब पुराने ज़माने में, नॉट नए ज़माने, सो पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ। और फिर वो ये सोच के बड़ा अचंभित होता है, लेकिन फिर अगेन उसको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये वो समय है जब वो छोटा हुआ करता था, जब वो बच्चा था। तो फिर वो सोचता है कि ओह व्हाट शुड आई डू नाउ। तो कोशिश वो करता है कि ये वो टाइम है जब मैं बच्चा होता था, मेरे दादा दादी गेल्सबर्ग इलिनॉय में रहते थे। सो उसको वो चाइल्डहुड मेमोरीज आती हैं गेल्सबर्ग इलिनॉय की, और वो सोचता है कि चलें। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है इलिनॉय, दैट इज़ ILLINOIS, दैट इज़ इलिनॉइस। उसमें लिखते हैं इलिनॉइस है, बोलते इलिनॉय है। ओके, ये एक स्टेट है, और इस स्टेट में एक जगह जैसे दैट इज़ अ टाउन में भी, और दैट इज़ गेल्सबर्ग। सो वो चाहता है कि मैं गेल्सबर्ग इलिनॉय में जाऊँ। सो अब मैं 1894 में आ गया हूँ, सो गेल्सबर्ग इलिनॉय में चलते हैं। तो वो वहाँ पे जाके टिकट काउंटर से बोलता है कि भाई मुझे 2 टिकट दे दो गेल्सबर्ग इलिनॉय के, और मैं वहाँ जाना चाहूँगा। तो जब वो टिकट लेने के लिए पैसे जेब में से निकाल के चेक करता है, क्योंकि उसके पास इनफ पैसे होते हैं, आज की डेट में उसके पास उतने पैसे होते हैं जिससे वो गेल्सबर्ग इलिनॉय जा सके। तो वो पैसे निकालता है और वो काउंट करता है। तो टिकट काउंटर वाला उसको देखता है और कहता है दैट इज़ मनी, ये जो तुम चेक कर रहे हो ये रुपए नहीं है, ये क्या है? तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे। वो उसको ऐसे करके डराता है, और फिर वो जब वो देखता है और वो सोचता है कि अरे वाकई में यहाँ पर तो देखो इस तरीके के नोट चल रहे हैं। वो जब झांक के देखता है उसको याद आता है कि दैट्स राइट, इस समय तो ये नोट नहीं है, एंड ये नोट तो फ्यूचर के हैं। सो हाउ विल दे गो अहेड एंड एक्सपेक्ट इसे लेंगे? तो फिर कैसे समझाऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा? तो वही वाला मसला है। तो वो वहाँ से भाग लगा देता है, दौड़ लगा देता है, और वो कहता है अरे भाई जेल में अगर मैं बंद हो गया तो जेल का समय 1894 का भी इतना अच्छा नहीं टाइम है। मतलब जेल का जो स्टे है वो इम्प्रिजनमेंट इतना अच्छा नहीं है 1894 का। सो वो दौड़ लगा देता है, कहता है कि इट्स बेटर कि मैं ना करूँ, चाहे जेल अभी की हो चाहे जेल 1894 की हो, दोनों टाइम की जेल ही है, और वो प्रॉब्लम ही है, और वो पनिशमेंट ही है। सो इसको अवॉइड करने के लिए ही रैन। अब वो वहाँ से भाग आता है। अब बात ये है कि जब वो वहाँ से भाग कर आता है तो ये एक्सपीरियंस वो शेयर करता है अपनी बीवी के साथ। बीवी को बड़ा पसंद आता है, बीवी को समझ में आता है, हाँ। और वो थोड़ा डाउट हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई आमतौर पे ये मसले हैं तो एक काम होता है कि go ahead and talk to the psychiatrist friend that why you are talking like this weirdly. एंड यहाँ पर स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, दिमाग में उठता ही है कि भाई गेल्सबर्ग इलिनॉय ही क्यों जाना चाहता है? वो गेल्सबर्ग इलिनॉय क्यों जाना चाहता है? एक क्वेश्चन आता भी है कि वाई। सो इसका आंसर ये है कि गेल्सबर्ग इलिनॉय चार्ली इसलिए जाना चाहता है क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉय में बहुत उसका बचपन बीता है। वो स्कूल जाया करता था गेल्सबर्ग इलिनॉय में, उसके दादा दादी गेल्सबर्ग इलिनॉय में रहते थे। और वो जो वहाँ का चित्रण करता है जैक फिनी ने बड़ी खूबसूरती से उस जगह का विवरण किया है, चित्रण किया है, या उस बारे में इलेबोरेटली बताया है। ये बताया है कि भाई वहाँ का जो टाइम है वो बड़ा सुकून भरा है। उस समय 1894 में बड़ा सुकून भरा है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ग्रीनरी है, और वो पेड़ इस कदर ऐसे बड़े हैं कि छत जैसे ऊपर जाके वो जुड़ गए हैं और जैसे छत सी बना ली है, रूफ बना ली है स्ट्रीट्स के लिए। सो बड़ा ग्रीनरी सा, पीसफुल सा, काम सा माहौल है। बहुत टाइम है, भागा दौड़ी नहीं है, ये रेट रेस नहीं है जो आज की टाइम में है। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं सुकून से बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, भाग रहे हैं। दैट इज़ द कल्चर, राइट। वहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे सुकून भरी ज़िंदगी है, आराम से समय बिता रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, एंड आदमी जो हैं वो बैठ के सिगार पीते हैं, औरतें जो हैं वो पाम लीव से फ़ैन कर रही हैं। मतलब भरपूर समय, आनंद ही आनंद है, और वो दिमागी सुकून इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन आज की डेट में लोग भागा दौड़ में ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं।
एंड इससे ये भी पता चलता है कि जो चार्ली है वो आज की ज़िंदगी में, या चार्ली क्या एवरीबॉडी, सबके बिहाफ पे चार्ली के बारे में बता रहे हैं कि सब बड़े परेशान हैं, है ना। फ्रीडम, वॉर, पीस, रिलैक्स करने के लिए लोग समय ढूंढते हैं, और इस भागम दौड़ में, अफरा तफरी में, इस रैट रेस में एवरीबडी इज़ रियली पिस रहा है वो, है ना। दे वांट एन एस्केप। सो इसीलिए वो चाहता है कि मैं भी उस सुकून भरी ज़िंदगी गेल्सबर्ग इलिनॉय में आराम से जैसे उस टाइम बिताते थे उसी तरीके से मैं भी बिताऊँ, और आई वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस, क्योंकि वो चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट ही वॉन्ट्स टू गो टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। ना स्टोरी की एक्चुअली शुरुआत भी इसी तरीके से होती है। अब ये स्टोरी की शुरुआत जब होती है तो वो इस तरीके से होती है कि वो चार्ली जो है वो सबसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये पहली बात, ये पूरी स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, आई नरेटर की फॉर्म में लिखी गई है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और उसमें ये आई करके पूरी स्टोरी को बता रहे हैं। और स्टार्टिंग में वो यही बोलता है कि भाई जितने भी प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हों, चाहे वो न्यूयॉर्क के हों, चाहे वो न्यू हेवन के हों, चाहे वो हार्टफोर्ड के हों, ये सब स्टेट्स के रेलवे स्टेशन के नाम हैं, कहीं के भी प्रेसिडेंट्स हों वो यही बोलेंगे, उस रेलवे प्रेसिडेंट्स उन जगहों के, तो वो यही बोलेंगे कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ पे 3 लेवल है, क्योंकि मैंने 3 लेवल देखे हैं। और वो यही बात करते करते बोलता है कि चलो ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो गया हूँ कि मैं कह रहा हूँ वहाँ 3 लेवल हैं, मैंने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात करी है, और मैं तुम कहीं सोचो कि मैं एवं ही पागल हो गया हूँ और एक बात को जोर शोर से बोले जा रहा हूँ। सो आई एम इन माई सेंसेस एंड देयरफॉर मैं एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया और उससे बात कर। तो ये तीसरा कैरेक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है सैम वीनर। ओके, एंड सो अभी तक 3 कैरेक्टर हैं, चार्ली, उसकी वाइफ लुइसा और सैम वीनर। सो ये जो सैम वीनर है, इसके पास जाके वो बताता है कि मैं ऐसा ऐसा है, लेकिन सैम वीनर काइंड ऑफ स्केप्टिक है, वो उस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाह रहा है, और वो बोलता है कि ये ना तुम्हारा एस्केप करने का तरीका है तुम्हारे दिमाग का, कि आमतौर पे तुम जो है वो बचना चाहते हो, यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ एंड यू आर वेरी बिजी एंड दिस इज़ द रीज़न यू वांट टू रन अवे। ये सुन के उसकी बीवी तो थोड़ी सी मैड हो जाती है, कहती है कि वो कहना क्या चाहते हो कि इज़ नॉट हैप्पी विद मी। सो फाइनली वो उस बात को संभालते हुए वो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इट्स नॉट चार्ली ओनली, इट्स एवरीबॉडी, यू नो, everyone in general, they are really kind of worried about the present scenario, and they are very worried about they have lots of tension, they have worry about everything, career, personal life, time, everything. So ये सभी का है। तो वो बोलते हैं, चार्ली बोलता है कि ये जब सभी का है तो सभी एस्केप ढूंढने की कोशिश करें, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही एस्केप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और सभी इस दुनिया से या यहाँ इस सिचुएशन से एस्केप चाहते हैं, रिलैक्स चाहते हैं, लेकिन सबको तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल नहीं मिलता। मुझे ही कैसे मिल गया 3rd लेवल? नहीं, मैं ऐसा था कि मैं 3rd लेवल की खोज में था, तो मुझे ही क्यों 3rd लेवल मिला? सब एस्केप ढूंढना चाहते हैं तो सब जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बिलीव नहीं करता। वो बोलता है देखो, तुम्हारी एक पुरानी आदत भी थी स्टैम्प कलेक्ट करने की, और ऐसा और वैसा, और तब भी तुम स्टैम्प कलेक्ट करते थे, और कोई भी हॉबी हो तुम उसमें घुस जाते थे, और तुम्हें एक वो टेम्प्रेरी एस्केप था तुम्हारे लिए, थोड़े समय के लिए स्टैम्प कलेक्ट किया, तुम्हें सुकून मिला, अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ से थोड़ा सा तुम अलग हटे एंड तुम्हारा काम चल गया। लेकिन फिर बाद में फिर से तुम्हारे को उसकी वो आया, तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो मेरे दादा भी तो कलेक्ट करते थे 1890 में, जब मेरे दादा थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का बड़ा शौक था, वो तो सारे ही उनके पास फर्स्ट डे कवर्स हैं, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो दोनों चाहते थे, वो दोनों तो बड़ी खुश थे अपनी ज़िंदगी से, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये क्या बात हुई? सो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जब बताता है कि उसको 3rd लेवल मिला तो नोबडी एक्सेप्टेड इट, नो एवरीबडी टुक हिम वेरी कहते हैं स्केप्टिकली, एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट
स्केप्टिक भी बोल सकते हैं। स्केप्टिक उसे कहते हैं जो क्या है, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आमतौर पे ज़्यादातर लोगों ने उसको नकारात्मक तरीके से, उसने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग की उपज है। देन दे टोल्ड कि भाई एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट डे कवर का जिक्र होता है। तो फर्स्ट डे कवर वो होता है कि जब कोई भी व्यक्ति स्टैम्प्स कर लेता है तो उस स्टैम्प को, फॉर एग्जांपल उसी दिन स्टैम्प पब्लिक मीन्स जारी हुआ है जनहित, मतलब लोगों के लिए, नॉट जनहित, लोगों के लिए जारी हुआ है कि लोग नाउ दे कैन यूज़ दिस स्टैम्प्स। तो उस स्टैम्प को वो क्या करते हैं, वो एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं, और सॉरी ब्लैंक लेटर लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं एक पीस ऑफ पेपर एंड एनवलप से बंद करके उस पर अपने ही एड्रेस लिख के उसमें वो स्टैम्प लगा के मेल कर देते हैं। अब क्या होता है, उस मेल को जब मेल करते हैं, वो एनवलप को, वो ब्लैंक एनवलप है, उसके अंदर ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, मतलब ऐसे पीस ऑफ पेपर है, और उसके ऊपर वो स्टैम्प उन्होंने भेज लिया अपने आप को। तो वो जो है वो उसमें डेट भी आ जाती है कि भाई इस डेट को ये पहले दिन लॉन्च हुआ था और इसी दिन को ये स्टैम्प मेरे पास आ गया। तो डेट विद डेट प्रूफ होता है, और वो स्टैम्प वो रख लेते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर। सो फर्स्ट डे कवर्स, हर स्टैम्प कलेक्टर कोशिश करता है उसके पास उस स्टैम्प का फर्स्ट डे कवर हो, एंड मीन्स वो स्टैम्प विद डेट प्रूफ के साथ उसके पास रिकॉर्डेड हो। सो उसके दादा बहुत स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो भी फर्स्ट डे कवर इकट्ठे करता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की तो कोई कहानी नहीं है। फिर वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे कैसे मैं आया, और जैसे मैंने आपको बिगनिंग में सुनाई कि वो लेट हो जाता है, फिर वो लेता है, और फाइनली थर्ड स्टेट में आके, थर्ड लेवल पर आके वो ये सारी चीज़ें मैंशन देखता है, और फिर वो भाग कर आ जाता है। अब वो यहाँ पर जब आता है अपनी आम जिंदगी में, तो ये बताता है कि भाई वो समय ज़्यादा अच्छा था, और सेकेंड वर्ल्ड, फर्स्ट क्या सेकेंड क्या फर्स्ट क्या, दोनों कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, वो भी 50 साल बाद होनी है। तो मतलब वो बड़ा पीसफुल समय है। एंड वो फिर कोशिश करता है कि मैं दोबारा किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाऊँ। उसके पास $300 होते हैं, $300 होते हैं। उन $300 को वो जाके एक शॉप में कन्वर्ट करा देता है पुराने ज़माने को। 300 जब कन्वर्ट करता आता है तो वो 200 समथिंग डॉलर्स होते हैं, क्योंकि वो कुछ कमीशन वमीशन ले लेते हैं कन्वर्ट करने के। और फिर वो $200 को, क्योंकि वो पुरानी करेंसी है, उस पुरानी करेंसी को जब वो लेकर आता है तो वो सोचता है अब मैं ढूंढूँ थर्ड लेवल, और ताकि मैं और मेरी वाइफ जा सकें। अब वो और उसकी वाइफ कंटिन्यूसली एवरीडे वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको वो थर्ड लेवल नहीं मिलता है। अब ये जो थर्ड लेवल नहीं मिल रहा है, लोग उनको बड़ा वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन फाइनली एक दिन उसको क्या होता है, पता चलता है जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर है वो खो गया है। एवरीबडी इज लाइक सर्चिंग सैम वीनर, कहाँ गया सैम वीनर, कहाँ गया। लेकिन उसको लगता है कि सैम वीनर जो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो ज़रूर वहीं गया है जहाँ मुझे लग रहा है। और फिर वो ये देखने के लिए क्या करता है, वो एक दिन ऐसी फर्स्ट डे कवर्स देख रहा होता है, और फर्स्ट डे कवर में उसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट डे कवर होगा। और उसके दादा के ज़माने का, 1894 के ज़माने का, वो उसको एक एनवलप मिलता है, और वो कहता है कि इस पर्टिकुलर डेट में इट शुड नॉट बी प्रेजेंट, क्यों है ये इस दिन। एंड देन फाइनली उसको फर्स्ट डे कवर को टीयर करके जब खोलने की कोशिश करता है, वो दिखता है तो उसको मिलता है कि उसके अंदर एक लेटर है, और वो लेटर उसको ही लिखा गया है। एड्रेस है दादा का, नाम है दादा का एड्रेस में, लेकिन जो उसका लेटर है अंदर एनवलप के, उसमें चार्ली को वो लेटर एड्रेस किया गया है, एंड वो साइंड है सैम से। उसमें लिखा गया है, उसमें सैम उसको एक लेटर लिखता है और उसको बोलता है कि भाई थर्ड लेवल है, तुम सर्च करते रहो, और मुझे वो मिल गया है थर्ड लेवल, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और जैसा तुम बोल रहे हो गेल्सबर्ग था, गेल्सबर्ग इलिनॉय की, तुम्हारे मुँह से मैंने बहुत बातें सुनी हैं, क्योंकि वो उसको बताता रहता है। तो मैं बहुत शिद्दत से वहाँ जाना चाहता था, और फाइनली मैं यहाँ पर आके बहुत खुश हूँ, और मैं आशा करता हूँ तुम दोनों को भी ये जगह मिलेगी। फिर थोड़ा सा वो जगह बताता है कि देखो मेरे सामने एक पियानो बजा रही है, यहाँ पे लेमनेड की पार्टी चल रही है, वो मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया है, और सब बड़े सुकून से इंजॉय कर रहे हैं, एंड उनको किसी चीज़ की टेंशन ओवर ही नहीं है। और मैं भी अब जा रहा हूँ वहाँ पे, और तुमसे थोड़ी देर में मिलते हैं, बात करते हैं, और तुम दोनों, तुम और लुइसा, चार्ली और लुइसा, कंटिन्यूसली सबको छोड़ो मत, ढूंढते रहना और आ जाओ। ऐसा कह के वो लेटर फिनिश हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि
सैम ने भी उसी शॉप से करीबन $800 को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कराया है। और वो बोलता है कि अब क्योंकि ये जो करेंस प्रोफेशन है सैम का एज अ साइकियाट्रिस्ट, ये उस ज़माने में नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ना वरीज है, ना कोई टेंशन है, ना कोई साइकियाट्रिस्ट जैसी कोई चीज़ है। तो उस ज़माने में उसको कोई ही का काम करने वाला, ये जैसे ना पुआल का और ये जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर फील्ड ले रही है उसने, वो उसी तरीके का कोई काम वहाँ पे आराम से कर लेगा। $800 उस ज़माने में बहुत होते हैं, उसको कन्वर्ट करा के तो फिर भी 7 और 6 मिलियन, जितने भी 100 मिलियन वो बहुत हैं उसके लिए। और उससे वो एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेगा एंड ही इज़ इंजॉइंग हिज लाइफ। सो नाउ ही हैज़ अ प्रूफ। सो लास्ट में ये स्टोरी कुछ अनोखे ढंग से ख़त्म होती है और ये थोड़ा डाउटफुल भी होता है कि भाई कि असलियत में थर्ड लेवल है या ये सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन है। सो इस चीज़ को उसके पास एक वैलिड प्रूफ भी है कि भाई उसको एक लेटर मिल गया है और उस लेटर में कह रहा है कि भाई थर्ड लेवल है और ये उसके दिमाग की उपज भी हो सकते हैं। सो it is a kind of that story, and with that the summary is finished. Here, if you have watched जॉन कार्टर, ये उस तरीके की मूवी है बिकॉज वहाँ पे भी ऐसे एक पोर्टल होता है, जॉन टाइम को ट्रैवल करता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस, जहाँ पर उसको एक पोर्टल मिलता है जो उसको 1894 में ले जाता है ना। सो it is the story, it is the summary. If there is something that you do not understand, you can comment, you can ask the question, and keep learning with us. Thank you for watching. And if you have not subscribed the channel, I would request you to go ahead and subscribe the channel, that is CBS Math Classes, and I want minimum 1,000 of subscribers to go live and teach you live. So it's my wish to come online live and teach you all of you, if you will go ahead and show some love to me. Thank you.